नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी सुनसान कमरे में अब तक आप लोगों ने सुना कि उस अनजान दुश्मन को पता चलता है कि उसके सारे प्यादे अपने रास्ते से हट चुके हैं और उनको किसी ने बर्बाद कर दिया है। तो वो अनजान इंसान किसी चीज पर लात मारकर गुस्से में बोला, क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है? पता करो। मैं तुम्हें यहां मेरा मुंह देखने के लिए नहीं रखा। अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर वह आदमी डरते हुए पीछे हटकर बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन हां, इतना पता चला है कि इन सब चीजों के पब्लिक होने के बाद उसे कंपनी को रावत इंडस्ट्री अपने अंडर ले रही है। यह सुनकर उस अनजान इंसान के चेहरे पर काफी मिस्टीरियस मुस्कान आ गई और वह बोला, पता करो कि रावत इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है और मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करके बताओ। वहां आया गार्ड सर झुककर बोला, जी बॉस। इतना बोलकर वह वहां से तुरंत चला गया। वही वह अनजान इंसान एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम इतने बड़े आदमी को कैसे जानती हो और कितने राज छुपाए हैं तुमने अपनी मां की तरह। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मां भी मरी थी और तुम भी मरोगी। इतना बोलकर वह शैतान की तरह हंसने लगा। आश्रम में दूसरी ओर आश्रम में अनाया अभी भी भट्ठी की तरह तप रही थी। हालांकि बड़े महंत के भेजी हुई दवाइयों की वजह से अनाया की हालत काफी अच्छी हो रही थी, लेकिन वह अभी भी जगी नहीं थी। हर्षवर्धन जानता था कि उसे कमरे से बाहर जाना होगा, क्योंकि खाने के लिए उसे बाहर आने को कहा था। वह वहां भेजे गए उन कपड़ों को पहनकर बाहर निकलता है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अपने आसपास की चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया था कि जिस कमरे में अनाया थी उसके आसपास बहुत कम लोग थे। यहां तक कि वहां पर शिष्य भी नजर नहीं आ रहे थे। बस कुछ आश्रम के बड़े लोग ही थे जो आश्रम की अलग अलग विभाग को निगरानी करते थे। जैसे जैसे हर्षवर्धन आगे जा रहा था वैसे उसकी आंखों के सामने के नजारे बदल रहे थे। 10 से 15 मिनट की वॉक के बाद उसने देखा कि अब वह आश्रम के उस जगह पर आ चुका था जहां पर छात्र अपना अभ्यास करते थे। वहां पर बड़ी सी 2 बिल्डिंग बनाई गई थी, जहां पर एक जगह पर उन छात्रों के रहने की व्यवस्था थी और दूसरी मोक्ष साधु के लिए थी, जहां दूसरे छात्र रहते थे। वही सामने एक बड़ा सा भगवान का मंदिर था। वहां पर कुछ छात्र अपनी ध्यान मुद्रा में बैठकर अभ्यास कर रहे थे। इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी वहां का माहौल काफी शांत था और लोग अपने अपने कार्य में जुड़े हुए थे। दूसरी ओर कुछ लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से कुछ दवाइयां बनाने की विधि सीख रहे थे। तो वहां पर कुछ मरीज भी थे जिन्हें कुछ लोग आयुर्वेदिक मसाज दे रहे थे, तो कुछ उनके नशों का इलाज कर रहे थे। वहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का इलाज हो रहा था। कहीं ब्रेन थेरेपी का इलाज हो रहा था तो कभी किसी और चीज का। कुछ लोग मंदिर में बैठकर ध्यान भी कर रहे थे। हालांकि हर्षवर्धन ने उन आश्रम के लोगों की तरह की कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए हर कोई बस एकटक उसे देख रहा था। वह जहां से गुजर रहा था हर किसी की नजरें उस पर जा रही थीं। हर्षवर्धन जैसे ही आगे जाता है उसे वहां पर एक बड़ा सा गेट नजर आता है। उस गेट के दूसरी ओर भी उसे एक बड़ा सा मंदिर नजर आता है और वहां पर भी कई छात्र अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उनका यूनिफॉर्म थोड़ा अलग था और वह सिर्फ डिफेंस और कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि यह ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, इसीलिए इस आश्रम में कोई हजारों की संख्या में लोग नहीं थे। वहां सिर्फ चुनिंदा लोग थे। ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोग होंगे। वही आश्रम काफी बड़ा होने की वजह से यह लोग अपनी संख्या से भी कम नजर आते थे। वह अपनी कला में काफी ज्यादा निपुण थे। हर्षवर्धन तो बस एकटक वहां का एटमॉस्फेयर और वहां की अरेंजमेंट ही देख रहा था। तभी उनके सामने एक शिष्य जाकर सिर झुकाकर उसे ग्रिट करते हुए बोला, मिस्टर हर्षवर्धन महंत, आपका उस ओर इंतजार कर रहे हैं भोजन के लिए। इतना बोलकर वह जहां पर भोजन करने की अरेंजमेंट व्यवस्था होती थी उस ओर इशारा कर देता है। हर्षवर्धन भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता और उस ओर चला जाता है।
यह भोजन व्यवस्था भी काफी अलग तरह की थी। यहाँ पर जमीन पर छोटे छोटे लकड़ी के टेबल थे और जमीन पर बैठकर ही खाना खाया जाता था। वैसे भी हमारी धार्मिक परंपरा कहती है कि हमें भोजन के बराबर बैठकर नहीं खाना चाहिए, ना ही हमें भोजन से ऊपर बैठना चाहिए। हमें हमेशा भोजन को हमसे ऊपर रखना चाहिए था। इसीलिए पुराने जमाने में छोटी छोटी टेबल पर खाना रखकर खुद जमीन पर बैठकर खाया जाता था और यही व्यवस्था यहां पर थी। वहां पर वही महंत बैठे हुए थे जिसे अनाया का चेकअप किया था। हर्षवर्धन भी वहां जाकर उन्हें प्रणाम करता है। हर्षवर्धन भले ही ऐसे माहौल में बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वह एक खानदानी बड़ी फैमिली से आता था और उसे बचपन से ही हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। उसे सेल्फ डिफेंस से लेकर मुश्किल से मुश्किल हालातों में जीना सिखाया गया था। यहां तक कि उसे गरीबों से लेकर अमेरिका का ट्रेडिशन सिखाया गया था। इसीलिए उसे हर कला और हर धर्म का नॉलेज था और उसे पता था कि किस जगह पर किस तरह से रहना है। इसीलिए उसने यहां पर हर बार महंत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। घनश्याम स्वामी भी उसकी ओर विनम्र भाव से देखते हुए बोले, बैठ जाओ। इतना बोलकर वह एक छोटे से टेबल की ओर इशारा करते हैं। हर्षवर्धन की जमीन पर बिछाए हुए आसन पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में कुछ शिष्य आकर उनके आगे एक पात्र में खाना रखते हैं। यह पात्र भी मिट्टी का बना हुआ था और जिस पर कुछ पत्तों के ऊपर खाना रखा गया था। खाना भी काफी सात्विक था, लेकिन हर्षवर्धन को इस खाने में कुछ अलग महक आ रही थी, जैसे इसमें कोई जड़ी बूटी हो। यह देखकर उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो गई और वह आंखें छोटी करके महंत की ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो क्या मिलाया है इस खाने में, क्या होगा इस खाने में, और क्या उसे आश्रम के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और क्या आने वाली नई मुसीबत से वो लोग बच पाएंगे आश्रम के भोजनालय में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन आश्रम को देख रहा था और उसके बाद बड़े महंत के साथ भोजन करने बैठता है, लेकिन उसे खाने में से औषधीय की महक आ रही थी। इसीलिए वह शक भरी नजरों से उसे खाने को देख रहा था। वही महंत अभी भी हर्षवर्धन को खाना खाता न देख उसकी और अपनी गहरी नजरों से देखते हैं। बड़े महंत अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके थे और उनके पास इतनी मानसिक ताकत थी कि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकते थे, चाहे फिर वह मेंटली कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। हर्षवर्धन ने भी खुद की मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए काफी ट्रेनिंग की हुई थी, ताकि बाहर के दुश्मन उसके दिमाग को ना पढ़ पाए। लेकिन फिर भी बड़े महंत उसे साफ साफ पढ़ पा रहे थे। वह समझ गए कि हर्षवर्धन क्या सोच रहा है। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, इसमें कोई जहर नहीं है। इसमें बस कुछ जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य को अंदर से ताकतवर बनाती है। हर रोज मेरे खाने में उसे जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है और आज तुम मेरे साथ भोजन ले रहे हो, इसीलिए शिष्यों ने तुम्हारे लिए भी वही भोजन परोस दिया। फिर भी अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हारा भोजन बदलवा देता हूं। इतना बोलकर वह महंत अभी किसी शिष्य को बुलाने ही वाले थे। उससे पहले ही हर्षवर्धन बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इतना तो पता है कि आप मुझे जहर नहीं देंगे। मैं बस क्यूरोस था कि इस खाने में इतनी अलग खुशबू क्यों आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह महंत आगे कुछ नहीं पूछते। तभी हर्षवर्धन अपनी प्लेट पर गौर करता है तो उसकी प्लेट के पास एक पीतल के कमंडल में जल रखा हुआ था। हर्षवर्धन उसे देख समझ गया कि यहां कौन सी परंपरा का अनुकरण होता है। वही बड़े महंत हर्षवर्धन को इस जल को देखता देख अभी कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो उनके आंखों के सामने हो रहा था उसे देख चौंक जाते हैं। सामने हर्षवर्धन उस जल को हाथ में लेता है और अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसे खाने की थाली की चारों ओर फिराते हुए बोला, एयुएम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावह एयुएम शांति ही शांति ही शांति ही अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। इतना बोलने के बाद वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उस भोजन की थाली को नमन करता है। हर्षवर्धन की इस हरकत से सामने बैठे हुए घनश्याम स्वामी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन को आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा, और वह बस एकटक हर्षवर्धन को देख रहे थे।
वह जानना चाहते थे कि हर्षवर्धन असल में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। वही हर्षवर्धन अपने सामने बैठे हुए बड़े महंत को खुद को इस तरह से घूरता देख समझ गया कि वह क्या सोच रहे हैं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे हर धर्म के बारे में पता है। मुझे पता है कि किस जगह किस तरह से रहना है, और चिंता मत कीजिए, आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। इतना बोलकर वह खुद खाने लगता है। वही वह महंत भी समझ गए कि उसके सामने बैठा हुआ यह शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी पावर भी। अब उनकी नजरों में हर्षवर्धन की रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। वह भी हर्षवर्धन की तरह ही वह श्लोक बोलते हैं और उसी की तरह बाकी की चीज भी करते हैं और खुद भी भोजन करने लगते हैं। भोजन करते हुए वह महंत हर्षवर्धन से पूछते हैं, वैसे तुमने यह नहीं बताया कि तुमने अनाया से शादी क्यों की है? हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी की है। तभी वह महंत हर्षवर्धन को देखते हुए आगे बोले, तुम उसके बारे में क्या जानते हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके काबिल हो? यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, मानता हूं कि मैं यहां रहने वाले लोगों की तरह किसी चीज में बहुत ज्यादा माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना काबिल हूं कि मैं अनाया के साथ रह सकूं। आप चाहे तो उसकी परीक्षा भी ले सकते हैं। यह सुनकर उसे वहां के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोले, वह तो तुम्हें देने ही होगी। आखिरकार इस आश्रम की जान है हमारी अनाया, और यहां पढ़ने वाला हर शिष्य उसे अपने गुरु की तरह देखता है, तो तुम्हें यह तो साबित कर रही होगा कि तुम उसके काबिल हो। यह सुनकर अब हर्षवर्धन को भी अंदर से थोड़ा डर लगने लगा। हालांकि वह जानता था कि वह कई सारी चीजों में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन इस आश्रम की एक और खासियत थी। वह थी यहां की मेडिकल फील्ड, और हर्षवर्धन जानता था कि उसकी मेडिकल फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है। हालांकि वह दूसरी तरह की एक्सपर्टीज रखता था, जैसे कि यहां पर कुंफू और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता था। और हर्षवर्धन को फाइटिंग बहुत अच्छे से आती थी, या फिर ऐसा भी कह सकते थे कि उसके जैसी फाइटिंग तो शायद किसी को नहीं आती होगी, क्योंकि उसे बचपन से ही यह सब कुछ सिखाया जा रहा था। वह भी दुनिया के जाने माने फाइटर से प्राइवेट ट्रेनिंग देकर, क्योंकि बड़े बड़े खानदान में यह चीज काफी आम है कि उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर होते हो, जहां पर वह अपने गार्ड्स को ट्रेन करते थे। उतना ही नहीं, वहीं पर उनके ब्रेन वॉश, दिमाग को भटकना करके उनके दिमाग में उस खानदान के प्रति लॉयल्टी भरी जाती थी कि वह लोग अपनी जान तक दे देंगे उस खानदान के लिए, लेकिन उस खानदान के किसी भी सदस्य को धोखा नहीं देंगे, और धोखा देने का अंजाम दर्दनाक मौत होती थी। वही वह महंत अभी भी हर्षवर्धन को खोया हुआ देखकर आगे कुछ बोलने ही वाले थे, तभी वहां पर गेट से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। उस गार्ड को वहां देखकर महंत थोड़े परेशान होकर पूछते हैं, क्या हुआ? क्योंकि आमतौर पर गेट की सिक्योरिटी अंदर नहीं आती थी, तो वह समझ गए कि मामला जरूर गंभीर है। महंत की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाकर बोला, बड़े महंत, बाहर काफी ज्यादा तमाशा हो रहा है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हम वहां के हालात काबू नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ है आश्रम में? क्या यह सब अनाया के लिए कोई खतरे की घंटी है? कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही थी बाहर? भोजन गृह में अब तक आप लोगों ने सुना कि सिक्योरिटी गार्ड महंत के पास जाकर बाहर की गंभीर सिचुएशन के बारे में बताता है। यह सुन महंत परेशान आवाज में पूछते हैं, साफ साफ बताओ, प्रॉब्लम क्या है? वह सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाकर बोला, वो वहां बाहर डॉक्टर दीदी के पिता आए हैं। पिछले कुछ दिनों से तो हम उन्हें टाल रहे हैं और कुछ ना कुछ करके वापस भेज दे रहे हैं। यहां तक कि हमने कई बार तो उन्हें यहां तक आने से भी रोक लिया, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। वह कई सारे पुलिस अधिकारी के साथ आए हैं, और यह पुलिस भी यहां की नहीं है। ऊपर से उन्होंने गांव के कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर लिया है और गांव में यह बात फैला दी है कि आश्रम में गैर कानूनी काम होता है और यहां पर लड़कियों को अगवा करके रखा जाता है। उतना ही नहीं, उसने आश्रम के बारे में बहुत सारी अफवाह फैलाई है। इसकी वजह से जो लोग आश्रम को बहुत मानते हैं
और जो यहां पर इलाज करवाते थे या फिर यहां पर शिक्षा लेते थे, उन लोगों के परिवार भी गुस्सा हो गए और वह भी उनका विरोध करने के लिए आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गए थे। इसलिए आश्रम के बाहर दो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, जिनके बीच लड़ाई हो रही है। हालांकि अभी तक तो हमें सिचुएशन काबू करके रखी है, वह लोग बस बातों से ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर हालात और आगे बढ़े तो हम सिचुएशन को काबू नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर महंत परेशान हो गए थे। वह जानते थे कि यह कितना गंभीर मामला है। उन्हें आशा नहीं थी कि राजेश कपूर इतनी घटिया हरकत करेंगे। वह पहले से जानते थे कि वह इंसान अच्छे नहीं है, लेकिन वह अनाया को बहुत मानते थे और आखिरकार वह उनके पिता थे। इसीलिए वह उसके साथ भी काफी अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन इस बार राजेश कपूर की गलती माफ करने लायक नहीं थी। वह गंभीर आवाज में बोले, उन लोगों को वहां से हटाने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम के बाहर कोई खून खराबा हो। यह सुनकर वह सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाकर बोला, जी महंत, जैसा आप कहोगे और मैं वैसा कर देता हूं। इतना बोलकर वह अभी जाने ही वाला था। तभी हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, रुको, ऐसा कुछ मत करना। यह सुनकर बड़े महंत थोड़े गुस्सैल आवाज में बोले, तुमने उसे रोका क्यों? अगर सिचुएशन हाथ से चली गई तो तुम जानते हो यह कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। हर्षवर्धन उसी तरह गंभीर आवाज में बोला, वह लोग वही चाहते हैं जो आप करने जा रहे हैं। यह सुनकर महंत के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। वह कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या मतलब? वह लोग यही चाहते हैं? तो हर्षवर्धन उन्हें सिचुएशन एनालाइज करते हुए बोला, जैसा आप लोगों को दिख रहा है, बाहर की सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। उन लोगों ने बाहर से पुलिस मंगवाई है, यानी कि वह पुलिस को वह पहले ही खरीद चुके हैं। दूसरी, उन लोगों ने बाहर यह अफवाह फैलाई है कि आश्रम में गलत काम हो रहा है, यानी कि पब्लिक काफी भड़की हुई है। दूसरा, वहां पर वह भी लोग आए हैं जो आश्रम को बहुत मानते हैं और यहां पर हर रोज मंदिर में नमन करने के लिए और माथा टेकने के लिए आते थे। उन लोगों के लिए इस आश्रम की श्रद्धा बहुत ज्यादा है। अगर बात आगे बढ़ी तो वह इस आश्रम के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन लोगों ने जरूर भीड़ में अपने कुछ आदमी रखे होंगे जो यहां की हर चीज का वीडियो उतार रहे होंगे। वह लोग आश्रम को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अनाया को वह लोग ऐसे ही नहीं ले जा सकते, या फिर ना ही अनाया को वह लोग आश्रम का सपोर्ट होते हुए कुछ कर पाएंगे। अगर आश्रम की रेपुटेशन इतनी गिर जाए या फिर आश्रम में इतना बड़ा इशू हो जाए तो आश्रम अनाया को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वह आगे चलकर अनाया के साथ कुछ भी कर सकते हैं और आश्रम इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। यह राजेश कपूर की मास्टर चाल है, जिसमें वह बहुत सारी चीज अचीव कर लेंगे। जैसे वह यहां से बिना परेशानी के अनाया को ले जा पाएगा, आप लोगों को बर्बाद कर पाएगा, आश्रम की रेपुटेशन नीचे ला देंगे और जो भी आश्रम के विरुद्ध है वह उसका साथ देंगे और उसे सपोर्ट करेंगे, तो वह अपनी कंपनी को भी बचा लेगा। और अनाया की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जब अनाया के पास आश्रम का सपोर्ट नहीं होगा तो वह आराम से अनाया को भी अपने काबू में कर लेगा। वही हर्षवर्धन का पूरा एनालाइजेशन सुनकर तो वह सिक्योरिटी गार्ड और बड़े महंत की आंखें सदमे से बाहर आने को थी। उन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस छोटे से मामले में इतने बड़े और इतना गंभीर स्वार्थ छुपा हुआ है। वही बड़े महंत परेशान होकर बोले, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वह पूरी प्लानिंग के साथ आया है। अगर हमने कुछ किया तो मामला हमारे ही विरुद्ध चला जाएगा और शायद इसकी वजह से अनाया को भी प्रॉब्लम हो। फिर वह परेशान होकर बोले, इसका कोई हल नहीं है। तभी उनकी हां में हां मिलाते हुए दूर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी बोला, आप सही कह रहे हैं बड़े महंत, बात हमारे हाथ से जा चुकी है। अगर डॉक्टर दीदी यहां होती तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उनके होते हुए ऐसे हालात कभी क्रिएट नहीं होते। वही वहां खड़े लोगों को अनाया पर इतना यकीन करता देख हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह जानता था उसकी बीवी कितने काबिल है। फिर वह अपने चेहरे के भाव वापस कठोर करते हुए गंभीर लहजे में बोला, हम अभी भी इन सब से बाहर निकाल सकते हैं। यह सुनकर बड़े महंत और वह सिक्योरिटी गार्ड
एक साथ बोले, कैसे? क्या आपके पास कोई तरीका है? क्या राजेश कपूर कामयाब होगा अपनी चाल में? और क्या आगे चलकर अनाया खुद को बचा पाएगी? और क्या प्लान है हर्षवर्धन का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।